हो गया। हो जनजाति की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति को पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में या क्लास में मैंने हो जनजाति के जो शासन व्यवस्था उसके बारे में बताया था कि उसके शासन प्रणाली किस तरह से कार्य करती है और उसमें कौन से प्रमुख अधिकारी हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था। इसमें उसकी सामाजिक स्थिति, हो जनजाति की क्या सामाजिक स्थिति है एवं धार्मिक स्थिति को समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। संपूर्ण आदिवासी जनजाति में जो इसकी हिस्सेदारी है वो करीब 10.95% है, ठीक है। 10.95%, सॉरी 73%, ठीक है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला कौन बताया था मैंने, पिछले वीडियो में मैंने बताया था संताल, दूसरा उराव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। इसकी जो शेयर है वो 10.73% है, ठीक है। पहला तो पॉइंट इसका यही है। दूसरा, इसका संकेंद्रण कहाँ पे है, इनका निवास स्थल कौन सा एरिया में है, तो संकेंद्रण कहाँ है इनका, अभी मैंने बताया आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है हो जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है, तो किसमें है, सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। इसको नोट करते जाना है। इनके गांव के बीच में, हो जनजाति के जो गांव होते हैं उसके बीच में एक अखड़ा पाया जाता है, अखड़ा, ठीक है। अब अखड़ा क्या होता है, यह वह स्थान होता है जहाँ पे नृत्य किए जाते हैं, युवक युवती जो होते हैं वो नृत्य करते हैं तथा वहाँ पे बैठक का आयोजन किया जाता है। हो जनजाति में जितने भी बैठक होंगे उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, अखड़ा में। जहाँ पे नृत्य होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, अखड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे बैठक का आयोजन किया जाएगा, बैठक का आयोजन किया जाएगा प्लस नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये है कि ये प्रतिशतात्मक जनजाति है। आने की धन एवं संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वो पिता से पुत्र की ओर होता है, ठीक है। वो तो उसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं, ठीक है। ये पितृसत्तात्मक जनजाति है और जो धन और संपत्ति का जो हस्तांतरण होगा किसमें, पिता से पुत्र की ओर होगा, ठीक है। दूसरा, पितृस्थानिक, इसका अर्थ होता है कि जब विवाह होता है ना तो लड़का लड़की के यहाँ ना जा के, जैसे हम लोग में हिंदू धर्म में क्या होता है, लड़की लड़के के यहाँ जाके रहती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो हो जनजाति में विवाह के उपरांत जो कन्या है वो वर के घर में आके रहती है, ठीक है। तो अर्थात ये पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानिक है, ठीक है। तीसरा, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है वो ये है कि इनका जो विवाह होता है ना वो विवाह अपने जनजाति में होगा, हो जनजाति में होगा, लेकिन कुल एवं टोटम जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब एक कुल में शादी नहीं हो सकता है, लेकिन जो जनजाति होगा वो हो जनजाति का होगा। इसमें करीब करीब 80 गोत्र या फिर कुल पाए जाते हैं। गोत्रों की संख्या 80, जिसको कुल भी बोलते हैं, क्या है, जिसको टोटम भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो शादी होगा एक कुल, एक टोटम या एक गोत्र में नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट लड़का का गोत्र अलग होना चाहिए, लड़की का गोत्र अलग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनजाति हो ही होना चाहिए, हो से अलग जनजाति नहीं होना चाहिए। जनजाति होगा तो नहीं, विवाह नहीं हो सकता है, वर्जित है विवाह, ठीक है। विवाह से रिलेटेड पॉइंट ये है
कि इसमें जो सबसे प्रचलित विवाह है उसको आंधी विवाह बोलते हैं। आंधी विवाह सबसे प्रचलित विवाह यही है, आंधी विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष एवं कन्या पक्ष, ठीक है, दोनों के बीच में जो रिश्ता तय करवाता है एक बिचौलिया कराता है, बिचौलिया कराता है। और ये बिचौलिया का चयन वर पक्ष के जो माता पिता है और कन्या पक्ष के माता पिता वो सब तय करते हैं। ठीक है, यानी कि आंधी विवाह में माता पिता के द्वारा विवाह तय किया जाता है। ठीक है, ये पहला विवाह का प्रकार है। हो जनजाति में विवाह का प्रकार पूछ सकता है, तो आंधी विवाह सबसे प्रचलित विवाह है जिसमें माता पिता के द्वारा विवाह तय किए जाते हैं और विवाह जो तय होता है बिचौलिया के माध्यम से होता है। इसमें कर्मकांड की प्रधानता होती है, कर्मकांड की प्रधानता होती है। ठीक है, दूसरा विवाह जो है, इसमें जो प्रचलित विवाह है दूसरा, वो है दीकू आंधी। दीकू आंधी, दीकू किसे कहा जाता है पता है? दीकू किसे कहते हैं? दीकू किसे कहा जाता है? बाहरी लोगों को। ठीक है, बाहरी लोग यानी कि गैर जनजातीय समुदाय। गैर जनजातीय समुदाय में वो ऐसा समुदाय जो करीब करीब ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले या तो फिर मुगल काल में जब यहाँ पे आके बसे थे उनको ये लोग दीकू बोलते थे। ठीक है, और जो यहाँ पे सदान जो है, यहाँ मूल सदान है, उसे दीकू ये सब नहीं बोलते थे। जबकि जो वर्तमान में जो आए हुए थे सदान या फिर नवागंतुक सदान, उसे दीकू बोला जाता है। ठीक है, तो जो बाहरी लोग हैं उसको दीकू बोला जाता है। और दीकू आंधी, जो बाहरी शब्द सही पकड़ना है, दीकू आंधी मतलब दीकू मतलब बाहरी लोग, जो बाहरी लोगों से संबंधित विवाह है, यानी कि जिस प्रकार हम लोग में सदान में जिस प्रकार का विवाह होता है उस प्रकार का विवाह इन्होंने अपनाया हो जनजाति ने, जिसे दीकू आंधी बोला जाता है। यानी कि गैर जनजातीय विवाह एक तरह से बोला जा सकता है इसे। ठीक है, हिंदू से प्रभावित विवाह। ठीक है, दीकू आंधी मतलब हिंदू से प्रभावित विवाह। इसमें पंडित विवाह करवाता है, ब्राह्मण। इसमें विवाह कौन कराता है? ब्राह्मण। ठीक है, तो पूछता है कि दीकू आंधी विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, दीकू आंधी में किससे कौन से समुदाय से प्रभावित है? तो हिंदू समुदाय या हिंदू से प्रभावित विवाह है दीकू आंधी। ठीक है, इसमें कर्मकांड की प्रधानता होती है और ब्राह्मण इसमें विवाह का संपन्न करवाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट विवाह इसमें प्रचलित है वो है ओपोर तिपी। ओपोर तिपी ये विवाह का प्रकार है। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाना है। ओपोर तिपी, ओपोर तिपी का में क्या होता है, जो वर पक्ष है ना, लड़का पक्ष, वो कन्या का अपहरण करता है। और ये अपहरण मतलब वास्तविक अपहरण नहीं होता है, एक्चुअली दोनों की मर्जी होती है। लेकिन क्या करते हैं कि एक नाटक जैसा खेलते हैं कि जो वर पक्ष होता है वो कन्या को जा करके किसी स्थान से अपहरण करता है और फिर से उससे विवाह कर लेता है। ठीक है, तो इसको ओपोर तिपी बोलते हैं। ओपोर तिपी यानी कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष का अपहरण कर लेना। ठीक है, हरण विवाह इसको बोला जा सकता है। ठीक है, हरण विवाह। और जो चौथा प्रकार विवाह का है वो है आपका राजी खुशी। राजी खुशी विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वर पक्ष, वर एवं कन्या दोनों अपने मर्जी से विवाह करते हैं। ठीक है, इसमें किसी इनके फैमिली का कोई मतलब सहयोग नहीं होता। कन्या एवं वर दोनों जो होते हैं वो अपने मर्जी से एक साथ रहने का फैसला करते हैं और विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक लास्ट विवाह है वो है अनादर विवाह, जिसको हठ विवाह भी बोला जाता है। अनादर विवाह, अनादर जिसको हठ विवाह भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है इसको जान लीजिए। हठ विवाह में क्या होता है ना कि जो मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है,
उसे कोई लड़का अगर पसंद आ गया हो जनजाति का, अगर लड़का इसे विवाह नहीं करना चाहता है तो लड़की क्या करेगी, इसके घर में आ जाएगी, लड़का के घर में आ जाएगी और इसके घर में आके रहने लगेगी, वो भी ज़बरदस्ती। जब लड़की को लड़का घर वाले काफ़ी प्रताड़ना देते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, अगर लड़की तब भी नहीं निकलती है, वो डटी रहती है अपने मतलब निर्णय पे और उसी के घर में रहती है, तो कुछ समय बाद लड़का के पक्ष वाले इसकी शादी लड़का से करवा देते हैं, मतलब वो लोग मान जाते हैं शादी करने के लिए। इसीलिए इसको हठ विवाह भी बोला जाता है, यानी कि लड़की के हठ से ही विवाह होता है। लड़की क्या करती है, लड़का के घर में जाके रहने लगती है, इसको घुसपैठ विवाह भी बोला जाता है। ठीक है, अनादर विवाह बोला जाता है, हठ विवाह, घुसपैठ विवाह भी बोला जाता है। इसमें लड़की लड़के के यहाँ जाके रहने लगती है ज़बरदस्ती, लड़के के घर वाले उसको प्रताड़ना देते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तब भी अगर वो नहीं निकलती है तो उसका विवाह लड़का से करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये विवाह के प्रकार थे हो जनजाति में। हो जनजाति में विवाह एकल विवाह होता है, यानी कि एक वर जो होता है एक ही कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे बहुपत्नी का भी प्रचलन है। जैसे अगर बांझापन है तो वहाँ पे विवाह मान्य है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे बहुविवाह भी मतलब बहुपत्नी विवाह भी मान्य है, लेकिन सामान्यतः इसमें जो विवाह होते हैं वो एकल विवाह है। ठीक है, एक बात और विवाह से संबंधित इसके एक पॉइंट और है जिसे पूछता है, हो जनजातीय में ईश्वरीय विवाह भी कराए जाते हैं। ईश्वरीय विवाह से तात्पर्य है ईश्वरीय विवाह कराए जाते हैं। ठीक है, ईश्वरीय विवाह मतलब इसमें सूर्य, पृथ्वी, चांद आदि का विवाह कराया जाता है, विवाह कराया जाता है। ठीक है, सूर्य का जो अभिनय करता है वो देवरी करता है। देवरी कौन है, देवरी कौन है हो जनजाति में, पुरोहित, बताया था ना, देवरी गांव का पुरोहित होता है। ठीक है, तो सूर्य का अभिनय देवरी करता है, यानी सूर्य का भूमिका कौन निभाएगा, देवरी, और पृथ्वी की भूमिका इसकी पत्नी निभाती है, देवरी की पत्नी। और ये दोनों का विवाह संपन्न करा जाता है। ठीक है, जैसे ईश्वरीय विवाह भी बोला जाता है, सूर्य एवं पृथ्वी का विवाह कराया जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। इसके जो प्रमुख देवता है या फिर जिससे इन लोग अपना जन्म मानते हैं, हो जनजाति का प्रमुख देवता जो है वह सिंगबोंगा है। ठीक है, और हो जनजाति का मानना है कि हम लोग का जो जन्म या उत्पत्ति सिंगबोंगा से ही हुई है। ठीक है, और जो इनकी सिंगबोंगा की पत्नी है उनको इन लोग नागे बोंगा बोलते हैं, नागे बोंगा यानी कि सिंगबोंगा की पत्नी। सिंगबोंगा की पत्नी। ठीक है, तो याद रखना है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, सिंगबोंगा, और उसकी पत्नी कौन है, नागेबोंगा, हो जनजाति में। ठीक है, ग्राम देवता को इन लोग बोलते हैं देसावली, ग्राम देवता उसे देसावली बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ग्राम देवता को क्या बोलते हैं इन लोग, देसावली। इसमें वधू मिल का प्रचलन है, वधू मिल का